with my experience of clearing 4 consecutive prelims, that too twice with 140 plus marks, I can tell you this thing that only knowledge is not enough. ऐसी ही टेक्निक we are going to cover तो practically possible एग्जाम में. This is not a reverse engineering. ये सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको बताने वाला. I can tell you 100 plus examples in this particular video, जिसमें 2020-21 ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चन है यही मैं इस एग्जाम्पल्स में ले रहा हूँ. बिकॉज मुझे लगता है कि जो ओल्डर क्वेश्चंस थे, फॉर एग्जाम्पल 2015 के, 16 के, 17 के, 18 के, those are not that relevant when it comes to the elimination techniques of today's pattern. तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाला मैं आपको सबसे जो एलिमिनेशन टेक्निक होता है वो सबको पता है, वो सबसे लास्ट में बताने वाला हूं. हाँ, वर्क नहीं होता ये भी एग्जांपल मैं आपको दिखाने वाला हूं, सो दैट यू शुड बी कॉशियस. बस वर्ड के पीछे मत जाना, क्योंकि वर्ड में हो सकता है वो सही भी हो सकता है. अगेन एक्सट्रीम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना और उसको गलत है ये कंफर्म करने के लिए दैट स्टेटमेंट शुड लुक इलॉजिकल वंस यू रीड दैट. Hello and welcome to all. So in today's video we are going to discuss all the elimination techniques in one video. See, I always tell this that knowledge is very important for clearing prelims, but with my experience of clearing 4 consecutive prelims, that too twice with 140 plus marks, I can tell you this thing that only knowledge is not enough. You will have to use some tricks, some techniques to come out to the last answer of that particular question. Okay, so even if let's say you are doing, कोई ऐसा पर्सन है कि जिसने 110 120 मार्क्स लाए हैं अगर प्रीलिम्स, तो भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें उनको एलिमिनेशन यूज करके ही वो उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो इस वीडियो में आज हम वो सारे एलिमिनेशन टेक्निक्स देखने वाले हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ आपको डिस्क्लेमर्स आप कह सकते हो या कुछ इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द एलिमिनेशन टेक्निक्स ये बताने वाला हूँ, और उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमारे वीडियो में हो गए और कौन से डिफरेंट आपके एलिमिनेशन टेक्निक्स हो गए. तो फर्स्ट थिंग, जैसे कि मैंने आपको कहा कि नॉलेज इज नॉट इनफ टू वांट टू क्लियर द प्रीलिम्स. ओके, वो एक नैक होता है ना टू क्लियर प्रीलिम्स, वो काफी इंपॉर्टेंट है, बट उसमें ऑफकोर्स व्हेन यू विल डू दैट आपको एलिमिनेशन टेक्निक काफी इंपॉर्टेंट होता है. दूसरा, जो भी एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ while I'll be discussing the video next, this video might be long, okay, but इसको एंड तक देखना भी, इसको सारे टेक्निक में कवर करने वाला. और ऐसी ही टेक्निक वी आर गोइंग टू कवर जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है एग्जाम में. दिस इज नॉट अ रिवर्स इंजीनियरिंग, एग्जाम के हॉल के बाहर आ गए फिर ट्राई किया है कि इसमें क्या टेक्निक लग सकता है उसमें, ऐसे नहीं, वो जो लोग करते नहीं. ये प्रैक्टिकली कैसे एक्चुअली यूज होते हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, और सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको बताने वाला. आई कैन टेल यू 100 प्लस एग्जाम्पल्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, जिसमें 2020-21 ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चन है यही मैं इस एग्जाम्पल्स में ले रहा हूँ. बिकॉज मुझे लगता है कि जो ओल्डर क्वेश्चंस थे, फॉर एग्जाम्पल 2015 के, 16 के, 17 के, 18 के, दोज आर नॉट दैट रेलेवेंट व्हेन इट कम्स टू द एलिमिनेशन टेक्निक्स ऑफ टुडेज पैटर्न. क्यों? क्योंकि वो काफी ओल्ड पेपर्स है, उसमें काफी ऑब्वियस टेक्निक्स यूज हो जाती थी. अब थोड़ा डिफिकल्ट पेपर का पैटर्न हो चुका है, तो इवन जो आज तक का प्रीलिम्स का सबसे आप कह सकते हो डिफिकल्ट पेपर माना जाता है, प्रीलिम्स 2023 का, इसमें भी कैसे एलिमिनेशन टेक्निक्स लग सकते हैं, प्रैक्टिकली कैसे लग सकते हैं, मैं आपको दिखा. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सेकंड, अगर आप और एक चीज आपको याद रखना, दिस इज अ डिस्क्लेमर फ्रॉम माय साइड, कि आपके जो एलिमिनेशन टेक्निक्स है दिस आर सप्लीमेंटरी टू योर नॉलेज, दिस आर नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ योर नॉलेज. ओके, वॉट एवर टेक्निक्स you will be using, you will be developing, ये supplement है towards your knowledge, ये replacement नहीं है knowledge का. इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पढ़ना नहीं है. First of all, you should have a very solid knowledge base. Then only this elimination technique will help you to clear prelims. Okay, ये boundary line तक main लेके जाने का काम आपका knowledge का है, but इसके ऊपर जो addition है elimination technique से, इसको याद रखना. Okay, क्योंकि मैं मार्केट में, and this is very concerning, this is very dangerous also, मैं मार्केट में देख रहा हूँ, यूट्यूब पे देख रहा हूँ कि देयर आर सो कॉल्ड सम यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स में कहूँगा, आई डोंट कॉल देम टीचर्स, दे आर क्लेमिंग कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस 70 क्वेश्चंस दे कैन सॉल्व थ्रू द ट्रिक्स एंड एलिमिनेशन, एंड दे आर रनिंग कोर्सेज फॉर दैट, दे आर टेकिंग मनी फ्रॉम पीपल, स्टूडेंट्स. ओके, तो ये डेंजरस है, ऐसा नहीं होता है आपका, बिकॉज इससे रॉन्ग इंप्रेशन क्या जाता है कि मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आई विल डू दैट कोर्स, 70 क्वेश्चंस तो मेरे 100 इससे ही हो जाते हैं एलिमिनेशन से, तो क्या ही पढ़ना है फिर. तो व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दैट, इट विल गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर अटेम्प्ट. तो फ्री में तो मैं भी यहाँ सारे एलिमिनेशन टेक्निक्स आपको बता रहा हूँ, इसको देख लो, मेरा एक्सपीरियंस है, तो आपको यहाँ पे ये काम आ सकता है. ओके, सो बी अवेयर ऑफ सब डिसेप्शंस ओवर हियर. फिर उसके साथ साथ और एक चीज आपको याद रखनी की, समटाइम्स एलिमिनेशन टेक्निक्स विल गिव यू कंप्लीट फाइनल आंसर, या समटाइम्स दे विल हेल्प यू टू जस्ट नैरो डाउन ऑप्शंस.
कि 4 ऑप्शंस आपको है, तो उसमें से 2 ऑप्शंस एलिमिनेट करने के लिए काफी बार एलिमिनेशन टेक्निक्स आपको यूज होते हैं, या प्रीलिम्स जो चीट कोड से आपको यूज, ऐसा नहीं कि हर बार ये आपको कंप्लीट आंसर ही देगा, तो वो भी हम देखने वाले हैं। फिर इट मे नॉट वर्क एवरी टाइम, ऐसा भी है कि कोई मैंने अगर आपको टेक्निक बताया कि देखो ये टेक्निक है, कुछ फैक्ट्स हार्ड फैक्ट्स होती है, दिस आर जनरली रॉन्ग होती है, तो ऐसे नहीं कि इट इज गोइंग टू वर्क एवरी टाइम। ओके, काफी बार ये वर्क नहीं भी होगा, तो ये आपका विजडम है जो आपको यूज करना पड़ेगा व्हेन यू यूज दिस पर्टिकुलर टेक्निक। और लास्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूज ऑल दोज टेक्निक्स जिसके थ्रू आप गेस वर्क करने वाले हो एग्जाम में, इन सेकंड एंड थर्ड राउंड ऑफ योर पेपर सॉल्यूशन। जब फर्स्ट टाइम आप पेपर सोल्व कर रहे हो, मतलब रीड करते हैं प्रीलिम्स का पेपर, तो उस वक्त एलिमिनेशन टेक्निक नहीं यूज करना, उस वक्त वही एग्जाम के आप कह सकते हो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जिसके बारे में आप 100% नॉलेज के थ्रू कंफर्म हो। ओके, उसके बाद आपको जो है एडिशन में फिर ये एलिमिनेशन टेक्निक सेकंड और थर्ड राउंड में यूज करने हैं, जिस क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन है, जो क्वेश्चन आप 100% सॉल्व नहीं कर। ओके, बट हर क्वेश्चन पेपर में आप कह सकते हो 20-30 सवाल ऐसे होते हैं कि जिसमें लॉजिकल गेस वर्किंग आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, नाउ वंस आई टोल्ड यू ऑल दिस थिंग्स, हम हमारे एलिमिनेशन टेक्निक्स कौन से हैं इसको देखते हैं। और ईयर पहले टेक्निक के साथ हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, दैट इज हार्ड फैक्ट्स। अब सर हार्ड फैक्ट्स मतलब क्या होता है कि एग्जाम में क्या होता है समटाइम्स, ओके, काफी सारे ऐसे ऐसे सवाल होते हैं, खास करके स्कीम्स के रिलेटेड सवाल होते हैं, बाकी कुछ सवाल होते हैं कि जिसमें आपको एग्जैक्ट डेटा दिया जाता है, नंबर्स दिए जाते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि काफी बार ये नंबर्स और एग्जैक्ट डेटा जो है ये रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, फाइन। तो जनरली जब जहां भी आपको लेट से एक सेंटेंस है या फिर एक आपका स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट लेट से टू थ्रू 3 डेटा पॉइंट्स हैव बीन गिवन, तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि उसमें से एक डेटा पॉइंट तो मतलब आप कह सकते हो कि रॉन्ग हो गई, इसलिए वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। या फिर काफी बार हार्ड फैक्ट्स दी जाती है स्कीम्स के रिगार्डिंग, बाकी इसके रिगार्डिंग, तो आप कह सकते हो कि इसके यहाँ कहीं ना कहीं आपका ये गलत होने का चांसेस ज्यादा है। मैं आपको कितने सारे इसके एग्जांपल्स दिखाता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा एलिमिनेशन टेक्निक का एस्पेक्ट जो है विद 2023 क्वेश्चन पेपर ओनली, फाइन। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि 2023 का वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर, यस इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर, देयर इज नो डाउट रिगार्डिंग दैट, बट ऐसे टाइम पे भी आप थोड़ा सा दिमाग यूज करते हो, पहले प्रैक्टिस होती है, तो कुछ सवाल तो आप सॉल्व कर पाओगे। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे, लेट्स सी दिस क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इंडिया। इंडिया के रेफरेंस में लेट्स कंसिडर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। According to the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, according to this act, medium enterprises are those with investment in a plant and machinery between 15 crore and 25 करोड़। देखो हार्ड फैक्ट्स दिया गया है, 15 करोड़ एंड 25 करोड़ का जो इसके बीच में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो दैट इज कंसिडर एज अ मीडियम एंटरप्राइज। जब हार्ड फैक्ट होता है तो ये गलत होता है, ऑफकोर्स दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होता। सेकंड स्टेटमेंट इसमें देखना, ऑल, अब यहां एक ही क्वेश्चन में आपको 2 अलग अलग एलिमिनेशन टेक्निक आपकी यूज। दूसरा क्या है, ऑल बैंक लोन्स टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्वालिफाई अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर, ऑल बैंक लोन। लॉजिकली भी अगर देखा जाए, सारे बैंक लोन इस प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं क्वालिफाई होगा विद रिस्पेक्ट टू एमएसएमई, देयर विल बी सम क्राइटेरियाज। या फिर दूसरा एक एलिमिनेशन का टेक्निक होता है एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स वाला, तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाला मैं आपको सबसे, जो एलिमिनेशन टेक्निक होता है वो सबको पता है, वो सबसे लास्ट में बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले बाकी जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लो, जो काफी सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होते। एक्सट्रीम वाला ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसका एक यूज करने का सही तरीका है जो आपको बताया नहीं जाता, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, बट यहां भी देखना, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ये भी गलत होगा। हमारा आंसर क्या होगा, दैट इज डी ओवर हियर, सीधा एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर ले, आंसर डी आ गया। अब ये क्वेश्चन देखना, अगेन ये 2022 का क्वेश्चन है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड टू प्रिवेंट कोविड-19 पैंडेमिक, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, in the context of vaccine manufactured during the COVID-19 pandemic, consider the following statement. The Serum Institute of India produced COVID-19 vaccine named Covishield using mRNA platform. इसमें 3 facts है, Serum Institute of India, okay, दूसरा the vaccine name is Covishield, और तीसरा है mRNA platform। There is a possibility कि इन 3 में कोई ना कोई गलत होगा, और ऐसा है ये mRNA प्लेटफॉर्म पे ये वैक्सीन नहीं बना है, ये दो तो सही है, बट mRNA प्लेटफॉर्म दिस वैक्सीन इज नॉट क्रिएटेड। तो देखो फर्स्ट गलत है, गलत है, गलत है, आंसर मेरा जो है यहाँ बी आ, आंसर क्या है बी। चलो आई विल शो यू सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ दिस, ऐसा नहीं कि ये कोई रैंडम मैं कह रहा हूँ, ये 2023 का और एक क्वेश्चन है, आप कहते हो ना 2023, देख लो इसको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स।
ओके अब 3.2% इज अ स्पेसिफिक नंबर दैट इज गिवन। अब कौन से ईयर का ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड, लास्ट 10 ईयर का पैटर्न है का, कुछ नहीं दिया। ओके इसको भी लॉजिकली सोचना। तो हार्ड फैक्ट है, गलत होने के चांसेस है। फर्स्ट रॉन्ग अगर आप कर देते हो तो आपको इस असर्शन रीजनिंग इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, बिकॉज ऑप्शन ही इस तरीके से कॉन्फ़िगर होते हैं कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ये नहीं होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ये नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये भी नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ये आपका सही होगा आंसर। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, कंपल्सरी होगा ही 2 करेक्ट, बिकॉज ऑप्शन इस तरीके से कॉन्फ़िगर। और दूसरे इसमें देखना, तो आगे मैं आपको एक एलिमिनेशन टेक्निक बना कि जब जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं, स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं होते, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स, तो जनरल स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट्स काफी बार सही होते हैं। फॉर एग्जांपल यहां देखना, मेनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन मेनी, ऑल कहा है का नहीं, सम फॉरेन कंपनीज का है, ऑल फॉरेन कंपनीज का है क्या नहीं, तो ये सही होने के चांसेस होते हैं। दो एलिमिनेशन टेक्निक एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे यूज हो रहा है, वो मैं आगे आपको उसको बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है। अब ये देखना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। ओके स्टेटमेंट 1 दिया गया है आपको कि वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज 600 इंटू 400 mm। अगेन ये गलत है, रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तो आपको सबका आंसर ऑटोमेटिकली डी आता है, बिकॉज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज ऑटोमेटिकली यहाँ करेक्ट हो जाता है। फ्लैग का रेशियो 3:2 है, तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट होगा ही, बिकॉज उसी तरीके से ऑप्शन यहाँ कॉन्फिगर। ओके चलो, अब ये और कौन सा देखना है आपको, और कितने एग्जांपल्स दिखा सकता हूं मैं आपको, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशंस के रिगार्डिंग या इंटरनेशनल इनिशिएटिव जो है एनवायरमेंट वगैरह, उसके बारे में क्वेश्चन। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड द नेट जीरो एक्ट रिसेंटली। ठीक है, द यूरोपियन यूनियन, इनफैक्ट ये रिसेंटली वाला भी एक ट्रिक होता है, आई विल टेल यू दैट लेटर, बाद में 5-6 ट्रिक्स हम देखते हैं, उसके बाद करते हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट इनवाइट्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040, बाय 2040, इज इट बाय 2040? एक्चुअल में अगर इसको पढ़ना 2030 होता है। ओके तो इस केस में फर्स्ट गलत है, फिर से डी हमारा जो है आंसर यहां होता है, ठीक है। स्कीम में, ये स्कीम है गवर्नमेंट की, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इस स्कीम में भी अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हो और सेकंड स्टेटमेंट देखते हो, यहाँ दो अलग अलग टेक्निक लगते हैं। सेकंड स्टेटमेंट इज अ जनरल पॉजिटिव स्टेटमेंट, जिस वजह से वो सही होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आप देखना, सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, 6 मंथ्स पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर, यहाँ कुछ ना कोई गलती होती है, और ऐसा ही है, इसलिए आपका आंसर जो है दैट विल बी बी ओवर हियर, इसका आंसर यहाँ बी होता है। फाइन, तो पॉइंट मेरा यह है कि सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर, ओके सो मेनी एग्जांपल्स, बट क्या ये सर हर बार वर्क होता है कि नहीं? ओके हाँ, वर्क नहीं होता, ये भी एग्जांपल मैं आपको दिखाने वाला हूं, सो दैट यू शुड बी कॉशियस। मुझे व्यूज नहीं चाहिए, देखो कि मुझे व्यूज के लिए सब कुछ वीडियो करना नहीं, मुझे चाहिए कि यू शुड बी एबल टू क्लियर एग्जाम। और एग्जाम क्लियर करने के लिए कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, हर चीज के निगेटिव्स होते हैं, निगेटिव्स एलिमिनेशन टेक्निक के भी कुछ है, यहां देख लो, ये क्वेश्चन को यहां देख लीजिए। अब सुमेत पाइपलाइन इज स्ट्रेटेजिक रूट फॉर पर्शियन गल्फ एंड नेचुरल गैस शिपमेंट्स टू यूरोप। सुमेत पाइपलाइन रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी। अब यहाँ दो फैक्ट है कि रेड सी को मेडिटेरेनियन सी कनेक्ट करता है, ऐसे फैक्ट्स काफी बार गलत करता है यूपीएससी, बट इस केस में ये सही है, इस केस में दोनों भी स्टेटमेंट एक्चुअली सही आते हैं। तो यहाँ आपका एलिमिनेशन जो हार्ड फैक्ट वाला है काम नहीं करता है। यहाँ भी देखना, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये 2021 का क्वेश्चन है। ओके अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये सॉल्व करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन देखना आप, इन इंडिया, यहाँ उसमें सेकंड स्टेटमेंट देखना, इन 1991 लोकसभा इलेक्शन श्री देवीलाल कंटेस्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। 3 फैक्ट्स है, 1991 लोकसभा इलेक्शन, श्री देवीलाल स्पेसिफिक कैंडिडेट का भी नेम है, और 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, 3-2 ये भी दिया है। उस केस में तो हमें लगेगा गलत होगा, नहीं होता, ये सही है एक्चुअली स्टेटमेंट। ओके तो मोस्टली इट अप्लाइज, बट कुछ केस में अप्लाई नहीं होता। उस वक्त आपको क्या करना है कि मेनली देखना है बाकी स्टेटमेंट्स, इसलिए बाकी स्टेटमेंट भी पढ़ो, ऐसा नहीं कि नहीं ये सर ने बताया इसको ही करना है। ये देखो आप, इन इंडिया देयर इज नो लॉ रिस्ट्रेनिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम कंटेस्टिंग इन 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूंसी। अब ये पॉसिबल हो सकता है कि ऐसा लॉ ही नहीं है, देयर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, देयर आर अदर एस्पेक्ट्स ओवर हियर, तो ऐसा लॉ ही नहीं होगा कि जो रेस्ट्रिक्ट नहीं करा कैंडिडेट्स को फ्रॉम फाइटिंग इन 3 कॉन्स्टिट्यूशन, होगा लॉ। और आप भी देखते हो इलेक्शंस में जनरली थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ओके कि जनरली लॉज ऐसे इस तरीके से होते हैं, तो ये आपका गलत होगा, क्योंकि आप एवरी टाइम यू विल सी आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी समटाइम्स ही हैड फॉट इलेक्शंस फ्रॉम 2 कॉन्स्टिट्यूंसी। उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी, ही हैड आल्सो अर्लियर फॉट इलेक्शन फ्रॉम 2 कॉन्स्टिट्यूंसी। तो 3 से क्यों कर नहीं, 4 से क्यों कर नहीं रहे? बिकॉज देयर इज अ लॉ रिगार्डिंग दैट। तो ये कॉमन सेंस में हम यूज कर सकते। तो फर्स्ट तो चलो रॉन्ग है, अब 2 and 3 बचा है हमारा।
As per existing rules, if candidate contests in one Lok Sabha election from many constituencies, his or her party should bear the cost of by elections. अब आपने इतने बार इलेक्शन ऑब्जर्व किया है, इलेक्शन एक्सपेंडिचर और ऑल, इस पे कितने आर्टिकल्स आपने पढ़ा होगा, आपको लगता है कि ऐसा कुछ होता है? नहीं, इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट ही इसका एक्सपेंडिचर बेयर करती है, तो ऑफकोर्स दिस थ्री विल ऑल्सो गो रॉन्ग, तो आंसर हमारा क्या होगा? दैट इज बी। अब देखो यहाँ हार्ड फैक्ट है और वही करेक्ट है बस स्टेटमेंट, बाकी दोनों गलत है। बट इस क्वेश्चन में आपको क्लू दिया जा रहा है बाकी स्टेटमेंट्स। तो पॉइंट मेरा ये है, इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम दिस ट्रिक विल वर्क, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट डज वर्क। और इसके पीछे एक सिंपल साइकोलॉजी भी है कि देखो, फैक्ट्स गलत करवाने से क्वेश्चन क्रिएट करना भी थोड़ा इजियर होता है यूपीएससी, ठीक है, फाइन। और आप भी एज अ पर्सन उसको कंफ्यूज होते हैं, आपको फैक्ट्स क्योंकि पता नहीं होती एग्जैक्ट फैक्ट्स क्या होती है। एज अ स्टूडेंट ऑल्सो वोंट बी एबल टू रिमेंबर मेनी टाइम्स, तो उस वक्त एज अ स्टूडेंट ऑल्सो विल बी कंफ्यूज अबाउट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे नेक्स्ट, और एक जगह यहां कहा यूज नहीं होता, ये मैंने यहां दिया है इसका एग्जाम्पल। इसमें देखो तीन स्टेटमेंट है, तीनों जगह पर हार्ड फैक्ट है, तीनों करेक्ट है, ठीक है, फाइन। तो रिस्क होती है, बट पॉइंट हियर इज कि अगर ये एलिमिनेशन आप, ये टेक्निक लेट से अपन 6 क्वेश्चन में आप यूज कर रहे हो, तो 6 क्वेश्चन के बारे में आपको बिल्कुल पता नहीं है और उसमें यूज कर रहे हैं, उसमें से लेट से 4 भी करेक्ट आ गए तो इनकरेक्ट हो गए, फिर भी यू आर इन पॉजिटिव मार्क्स जोन में हो। तो 4 करेक्ट है तो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए इसको ऐसे स्किप नहीं करना है, हमें अटेम्प्ट इससे बढ़ाना है। बाय द वे, बिफोर आई स्टार्ट द नेक्स्ट एलिमिनेशन टेक्निक, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, फाइन। तो इससे ये डॉक्यूमेंट, ये जो भी फाइल है, दैट फाइल आई विल प्रोवाइड यू इन दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप। ये सारा आपको एक जगह ही सारे टेक्निक्स उस फाइल में मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक बाय द वे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ा सा इस पे ध्यान देना। जनरली दैट इज दूसरा एलिमिनेशन टेक्निक हमारा है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस। व्हेनेवर इन अ क्वेश्चन a difference has been given between two things, okay, either in one statement itself, दो चीजों में डिफरेंस दिया गया है, या फिर कंप्लीट क्वेश्चन में पहले स्टेटमेंट में किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट का बताया गया है, दूसरे स्टेटमेंट में कुछ बताया गया है, उसके थ्रू डिफरेंस बताया गया है, तो जनरली वो जो डिफरेंस होता है ना, वो गलत होता है, ऐसा स्टेटमेंट गलत होता है, ऐसा क्वेश्चन गलत होता है। व्हेन आई शो यू एग्जांपल्स यू विल अंडरस्टैंड दैट। और ऐसे स्टेटमेंट्स में जनरली ये वर्ड्स आपको दिखते हैं, वेयर एज, क्योंकि डिफरेंस डिपिक्ट करते हैं आपको, व्हाइल, हाउएवर, बट, ठीक है, इससे कहीं ना कहीं डिफरेंस हमें कहीं ना कहीं स्टेटमेंट होते हैं, और ऐसे स्टेटमेंट्स रॉन्ग होने के काफी पॉसिबिलिटीज है। टिल नाउ वी आर ओनली सीइंग दोज एलिमिनेशन टेक्निक जिसमें आपको निगेटिव एस्पेक्ट बता रहा हूं मैं कि गलत होने के चांसेस, सही होने के चांसेस वाला भी आगे बताने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड ओवर हियर। अब ये क्वेश्चन देखिए, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2023। ये क्वेश्चन जो है, दैट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम 2023। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब some mushrooms have medicinal properties, some mushrooms have psychoactive properties, some mushrooms have some other properties, some mushroom have some other property, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ क्या किया गया है, कोई एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है नहीं, इट्स अ पॉजिटिव जनरल स्टेटमेंट कि some mushrooms can have this quality, some mushroom can have that quality। तो ऑफकोर्स ये सारे स्टेटमेंट जो है यहाँ करेक्ट हो गए। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट ओवर हियर। Okay, biofilms can form on medicinal implants within human tissues. Biofilms can form on food and food processing surfaces. Biofilms can exhibit antibiotic resistance. Biofilms can. Okay, must ऐसा कुछ वर्ड है, तो जनरल एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो उसमें जो आंसर जो है यहाँ पे डी हो सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ फॉर एग्जाम्पल विथ रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये 2023 का क्वेश्चन है। इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। पॉसिबल टू मेक कह रहा, यू शुड मेक, यू मस्ट मेक, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, ऐसा कुछ कहा है कि नहीं? पॉसिबल टू मेक, क्या हो सकता है क्या? यस, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है उसकी, ठीक है। अ डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विथ अ कंडीशन प्रोग्राम्ड इनटू इट सच दैट टाइम फ्रेम स्पेंडिंग इट कैन बी। तो आंसर जो है दैट विल बी सी ओवर हियर, आंसर इसका क्या है? सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना यहाँ पे, सम microorganisms can grow in an environment with temperature above something. Some microorganisms can grow in an environment with temperature below freezing point. Some microorganisms can grow in very acidic environment, let's say. तो some, अब कुछ ना कुछ ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं कि ऐसे सिचुएशंस में वो ग्रो हो, ओके, और नहीं होता है ऐसे सिचुएशन, बिल्कुल आपने कब वेरीफाई किया है? ओके, इस दुनिया में ना जाने कितने ऐसी कंडीशंस है जहां ये जगह जैसे कंडीशन हो सकती है, वहां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। तो आंसर मेरा जो है यहाँ पे सी आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखना यहाँ पे, मेनी च्युइंगम्स
फाउंड इन मार्केट आर कंसिडर एज अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल, मेनी च्युइंगम, ऑल च्युइंगम्स का है क्या? नहीं, यस दे आर कंसिडर्ड, मेनी च्युइंगम्स आर कंसिडर्ड, ठीक है। मेनी च्युइंगम्स कंटेन प्लास्टिक एज अ गम बेस, हो सकता है, ओके। और इसलिए आंसर जो है हमारा ये होगा, बिकॉज इफ यू कंसिडर दिस एज अ ट्रू, और अगर प्लास्टिक इसका गम बेस है तो ऑफकोर्स इट इज गोइंग टू, इस वजह से ये पोल्यूशन हो सकता है। तो आंसर यहाँ पे हमारा ये है। अब ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे, हाउ मेनी ऑफ द अबव प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, अब इसमें 10 की भी लिस्ट दे देते, 10 की भी लिस्ट अगर यहाँ दे दे, ठीक है। हाँ, बस कुछ ऐसा नहीं लिख दिया कि मिल्क इज अ, वी कैन से प्रोडक्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, ऐसा कुछ अलग नहीं कर दिया बस, ओके। या फिर दारू इज अ प्रोडक्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, तो उस केस में बस शायद हम कंफ्यूज हो सकते हैं, बाकी इसमें कोई भी हो सकता है। तो आंसर अगेन क्या है यहाँ पे, ऑल फोर है, और इसमें से 2-3 तो एनसीईआरटी में भी दिया गया है, ठीक है, बट इवन इफ यू डोंट रीड इट, ओके, चलो आंसर जो है डी है। इसी तरीके से यू विल फाइंड ओवर हियर कि ये भी एक क्वेश्चन है, यू विल गेट इन पीडीएफ, ऐसे कितने सारे क्वेश्चंस आप कह सकते हो, यू कैन गो हियर। अब यहाँ देखना, ये है अबाउट पाम ऑयल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। अब यहाँ कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं है, ये पर्टिकुलर है, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है, और ये नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया कह रहा है। तो नेटिव एज अ वर्ड या एंडेमिक एज अ वर्ड, ये एक थोड़ा एब्सोल्यूट वर्ड में आता है एक्चुअली, बट विल सी दैट पाम ऑयल इज अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम, सम इंडस्ट्रीज हो सकता है, ऑफकोर्स पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल, बायोडीजल के लिए कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जनरली यूज कर सकते हैं, कैन बी। तो दो तो चलो करेक्ट हम यहाँ मान ले कि 2 and 3 शुड बी करेक्ट, तो ये गया मेरा 1 and 3। अब इसमें और इसमें कंफ्यूजन, सॉरी 2 and 3 में और 1, 2 and 3 में कंफ्यूजन। अब फर्स्ट वाला, जनरली जब भी ये ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं ना, दिस प्लांट इज नेटिव टू दिस, एंडेमिक टू दिस, ऐसे जब भी होते जनरली ऐसा गलत होता है, क्योंकि वो अगेन एब्सोल्यूट इसमें आ जाता है। तो आंसर इसलिए हमारा जो आ जाता है यहाँ पे 2 and 3, ठीक है। बट लेट्स से फर्स्ट वाले में फिर भी आप कंफ्यूज हो, तो दो तो आपने ऑप्शन यहाँ कंफर्म कर लिए, ठीक है। चलो, तो ये है जो हम कह रहे थे अभी तक बेसिकली कि जो हमारा होना चाहिए कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, ओके। चलो, अब नेक्स्ट वाली ट्रिक पे आते हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंसेस गिवन। अब ये काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस गिवन मतलब क्या है कि व्हेनेवर यू विल हैव अ स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट में कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, with respect to constitution as mentioned in constitution, या पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कोटेड और कहा गया है कि दिस आर्टिकल डिफाइंस समथिंग, कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस आर्टिकल डिफाइंस समथिंग, तो ऐसे क्वेश्चन जो है यहाँ वो स्टेटमेंट्स गलत होते हैं, रॉन्ग होते हैं। और काफी मतलब मैंने कितने सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे कि जिसमें दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग, ये रॉन्ग होगा, और अब मैं आपको दिखाता हूँ। चलो लेट्स सी 2021 का क्वेश्चन है, 2021 के क्वेश्चन में आरबीआई के गवर्नर के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन इज देयर। सेकंड स्टेटमेंट देखो, सर्टन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन कह रही क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट राइट टू इशू डायरेक्शंस टू द आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या राइट कर इशू कर सकता है, आरबीआई को डायरेक्शन कर सकता है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट ये कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही एक्चुअली आरबीआई के गवर्नर को भी अपॉइंट करता है, बट क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोविजन है? नहीं। तो चलो आंसर मेरा क्या होता है, सी होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी दिस, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया अगेन क्लासिफाइज मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक्स, गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डजंट क्लासिफाई दैट, ओके। तो अगेन एटलीस्ट मुझे ये पता है कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, मुझे इन दोनों में से एक चुनना है। अब सेकंड वाला स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत तो नॉलेज यूज कर लो, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ, ये सही है एक्चुअली, तो ये आप बेसिक लक्ष्मीकांत में भी इसको देख सकते हो। तो आंसर जो मेरा है बी है। अब आप में से कोई कह सकता है कि नहीं सर ये तो मुझे नॉलेज के थ्रू भी पता था, दैट इज वेल एंड गुड, दैट इज इवन बेटर, बट नहीं पता है तो क्या करना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके फाइन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन वाला कोई है क्या, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। अब ये स्टेटमेंट आगे पढ़ते, लेट्स सी दिस इज करेक्ट और नॉट। A member of House of People on being elected as a speaker shall resign from his or her political party, ये 2025 का क्वेश्चन है, ओके। कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहती है कि whenever a member of House becomes the speaker, he or she should immediately resign from the political party। क्या ऐसा कुछ है क्या? नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। तो जो हमने कहा वही हो रहा है कि ऐसे स्टेटमेंट्स गलत होते हैं। तो अगर मैं सेकंड, इफ इट इज रॉन्ग, मैं इजीली एलिमिनेट करके आंसर मेरा जो है यहाँ सी आ सकता है, बिकॉज यहाँ कंप्लीट फाइनल आंसर आता है। ये देखो यहाँ पे कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अब ये थोड़ा सा पेचीदा या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जिसको हम कह सकते हैं वो क्वेश्चन है।
क्या है ये क्वेश्चन? अगेन 4 स्टेटमेंट्स है, फाइन। ये दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है, इसमें मुझे 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ फॉर देमसेल्व्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ओके, अब 2 यहाँ है सर, तो क्या करें इस टाइम पे? अब डिफिकल्ट है, इतना इजी नहीं है ऐसे टाइम पे एड्रेस करना है इसको, ठीक है, फाइन। बट यहाँ आगे एक स्टेटमेंट देखना, इन इंडिया पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद पावर्स टू मेक लॉ ऑन कंटेम्प्ट। ऑफ कोर्स पार्लियामेंट विल बी वेस्टेड, पार्लियामेंट इज वेस्टेड टू मेक लॉ ऑन एवरीथिंग, ठीक है। अब लॉ बनाने के बाद वो वैलिड है या नहीं वैलिड है, वो फिर सुप्रीम कोर्ट देखता है उसको, हाई कोर्ट उसको देख सकता है, फाइन। बट इज इट वेस्टेड विद पावर्स ऑफ एवरीथिंग? ये तो सही है, मतलब लॉ मेकिंग, तो 4 तो मुझे सही करना ही करना है सर, ये मेरा नहीं होगा। अब ये है, ये है, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, तो आई हैव टू चूज टू ऑफ देम। अब मैंने क्या कहा, डिफाइन वाला जो होता है ना जनरली वो गलत होता है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिविल कंटेंट क्रिमिनल कंटेंट को डिफाइन करता है? नहीं करता है, तो कोई डेफिनेशन उसमें नहीं दिया गया, okay? तो ये थर्ड भी मेरा जो है यहाँ रॉन्ग होगा, आंसर मेरा होगा दैट इज बी। आंसर क्या है? बी और ईयर। तो फर्स्ट जिसमें हार्ड फैक्ट है उस केस में ये करेक्ट है, ओके। चलो, तो कभी कभी ऐसा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो है यहाँ हो सकता है, बाकी कितने सारे देखो, आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस टर्म इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं डिफाइन करता है ऐसा कुछ, ओके। तो आंसर इसलिए मेरा क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट, आंसर विल बी सी और ईयर, बिकॉज ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस आर कॉन्फिगर्ड इन सच ए वे कि कोई भी इसमें गलत आ जाता है एक भी, तो डायरेक्टली 2 में से एक आंसर आता है, ठीक है। चलो फाइन। अब कुछ जगह पे ये काम नहीं करता है, कहाँ नहीं करता ये देखो, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम द इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, यस दैट इज राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट स्टेट्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल, ये यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है, सेकंड वाला लेकिन इनकरेक्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया, ओके। बट फर्स्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का रेफरेंस दिया गया है, ये करेक्ट है। तो मतलब कुछ जगह पे ये एक्चुअली वर्क नहीं होगा, बट अगेन मेनली जब आपको रिस्क लेना है तो 5 में से अगर 3 क्वेश्चन भी आपके करेक्ट हो गए तो भी आपको फायदा है, ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो ट्रिक देखते हैं दैट इज सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट्स। जनरली जब भी आपको 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन एंड आउट ऑफ दोस 4 स्टेटमेंट्स यू विल हैव टू चूज ओनली 1 स्टेटमेंट इन आंसर, फिर से मैं कह रहा हूं कि आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए, कहा ज्यादा अप्लाई होता है, यू आर गिवन 4 स्टेटमेंट्स, ओके। ये स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, डी स्टेटमेंट, और आगे कोई ऑप्शन नहीं है कि 1 और 2 3 और 4, ऐसा कुछ नहीं है। इस 4 में से एक आपको कोई तो चुनना। तो उस केस में जो सिमिलर लुकिंग जो स्टेटमेंट्स होते हैं, क्या होता है जनरली 2 ऐसे होते हैं कि सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट्स होते हैं या कुछ सिमिलर इसमें वर्डिंग्स होता है। तो उन 2 में से जनरली क्या होता है कि आपको आंसर आपका हो सकता है। तो ये कंप्लीटली आपको, अब चारों भी सिमिलर लुकिंग हो गए तो आप कुछ नहीं कर सकते, शुड हैव सम नॉलेज, या फिर बाकी कुछ लॉजिक यूज करना पड़ेगा विच आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। बट और या फिर आप फाइनल आंसर तक भी इसमें नहीं आ पाओगे, बट एटलीस्ट अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ नॉलेज, बट एटलीस्ट यू विल बी एबल टू नैरो डाउन योर ऑप्शंस कि 4 में से 2 अगर सिमिलर लुकिंग है तो उसमें से 2 का मैं आंसर यहाँ दे दूँ। और इसमें खास करके अगर लेंदी स्टेटमेंट्स है ना, उसमें काफी अप्लाई होता है। मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखा, ये क्वेश्चन देख, 23 का क्वेश्चन, ओके। one of the following best describes the concept of small farmer large field, concept of small farmer large field। अब ये पूरा तो आपको एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा, आई एम नॉट गोइंग टू रीड एवरीथिंग, बट यहाँ 2 ऑप्शन देखो। मेनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ग्रुप्स, ओके। मेनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया टुगेदर, मतलब अगेन मेनी मार्जिनल फार्मर्स ऐसा कुछ है क्या? कुछ नहीं। तो यहाँ भी ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, मल्टीपल मार्जिनल फार्मर्स, यहाँ भी दे आर टुगेदर, दे आर डूइंग समथिंग। दोनों में से एक आंसर होने के चांसेस काफी ज्यादा, और ऐसा ही है, बी आंसर है इसका। और इस केस में अगर स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड ये सब कुछ थोड़ा सा अगर आप और दिमाग लगाओ तो यू विल अंडरस्टैंड कि आंसर भी ही इसका होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, जो कि यहाँ पे करेक्ट है। अब ये और कौन सा क्वेश्चन हम दे सकते हैं ऐसे, इसमें काफी सारे क्वेश्चन है हमारे पास। ये देखो, द टर्म लेवांत ऑफन हर्ड इन न्यूज रफली करस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, ये 2022 का क्वेश्चन है। लेवांत किस रीजन के रिगार्डिंग टर्म है? अब यहां देखना, रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर्स, यहाँ नॉर्थ अफ्रीका वगैरह दिया है, यहाँ पर्शियन गल्फ है, अगेन द एंटायर कोस्टल एरिया ऑफ मेडिटेरियन सी, तो ये मेडिटेरियन सी के बारे में, ये भी मेडिटेरियन सी, दोनों में से एक होने का चांसेस है, ये दोनों एलिमिनेट करो। और अब
आंसर जो है दैट इज ए ओवर हियर। ये लेवांत रीजन जो है ट्रेडिशनली उसका यहाँ पे नाम है। अब और एक थोड़ा सा अलग तरीके से, अलग थोड़ा डिफरेंट है, ओके, बट स्पिरिट समझ लीजिएगा। टू सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट्स का, समटाइम्स स्टेटमेंट्स में वर्ड सिमिलर नहीं होगा बट उसका मीनिंग कहीं ना कहीं सिमिलर होने के चांसेस होते हैं। ओके, यहाँ देखना, दी बॉल गार्ड एंड बॉल गार्ड 2 टेक्नोलॉजीज आर मेंशन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट? क्लोनल प्रोपोगेशन, डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉपलैंड। से दो स्टेटमेंट पहले देखो, इसमें सारे स्टेटमेंट अलग दिख रहे हैं, सिमिलर वर्डिंग नहीं दिखता, बट पहले वाला देखना, क्लोनल प्रोपोगेशन ऑफ क्रॉपलैंड, क्लोनिंग, जेनेटिकल मॉडिफिकेशन, ठीक है, डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकल मॉडिफिकेशन। इन दोनों में से एक आंसर होने का सही होता है और आंसर इस केस में हमारा यहाँ पे क्या है? बी है। ठीक है, चलो, तो ऐसे ना जाने कितने क्वेश्चन है, यहाँ भी देख लेना। 2022 का क्वेश्चन है, तो 21, 22, 23, 24, 25 जो भी 26 जो भी आपके रिसेंट प्रीलिम्स है सब में ये अप्लाई हो रहा है। okay? चलो, अब नेक्स्ट एक, अगेन बिफोर वी गो टू दैट एक्सट्रीम सो कॉल्ड थिंग, ठीक है, इंस्टीट्यूट नेम इज गिवन, जहां आपको किसी इंस्टीट्यूट का नेम दिया गया है और ऐसा कुछ सेंटेंस होता है कि दिस इज रेगुलेटेड बाय दिस इंस्टीट्यूट, दिस बॉडी इज रेगुलेटेड बाय दिस इंस्टीट्यूट, दिस इज लॉन्च्ड बाय दिस scheme is launched by this government department, okay, this day is declared by this UN body, okay, this is the initiative of, let's say, UN, this is the agency of that body। ऐसे जब भी होता है, और खास करके ये तो वैसे अप्लाई दोनों के लिए भी होता है, हमारे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं इसमें तो काफी बार ये अप्लाई होता है। न्यू पैटर्न के क्वेश्चन देख लो, ओल्ड पैटर्न के क्वेश्चन हो गए, सब में अप्लाई। और अगर आपके डोमेस्टिक बॉडीज है, इंस्टीट्यूट्स है, तो उसके लिए भी अप्लाई होता है, वो भी मैं आपको एग्जांपल दिखा, बट मेनली इंटरनेशनल बॉडीज के लिए काफी ज्यादा अप्लाई होता है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इसके कितने सारे सवाल, ओके, ये 2021 का क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। ठीक है, इट इज पॉसिबल, ओके, जनरल स्टेटमेंट है, वाटर क्रेडिट के रिगार्डिंग सही लग रहा है। सेकंड देखो, इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर द एजेस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक। दो इंस्टीट्यूट्स के नेम दिया है, कहा गया कि इनके अंडर ये इनिशिएटिव है। देयर इज हाई पॉसिबिलिटी दिस कुड बी रॉन्ग, और एक्चुअली ये रॉन्ग है, तो इसलिए डायरेक्टली हम एलिमिनेट करके आंसर जो है यहाँ सी ला सकते हैं। अब ये देखना, ये फिर से एक 2021 का क्वेश्चन है। ओके, 21 फरवरी इज डिक्लेयर्ड टू बी एन इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ। यूनिसेफ ने नहीं डिक्लेयर किया है भाई साहब, ये यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है। वैसे भी इसमें दूसरा लॉजिक भी लग सकता है कि लैंग्वेज यूनिसेफ क्यों डिक्लेयर करेगा, जो कल्चरल रिगार्डिंग बॉडी है वो डिक्लेयर करेगी, ठीक है, तो ऐसे भी ये हो सकता है, बट यहाँ मैंने ही इसको क्लियर कर दिया। अब अगेन वन इज गॉन, ठीक है, यहाँ ये भी गया है। बी और डी में से आपको एक सेकंड स्टेटमेंट अगर आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा भी, अगर आपको सेंस है प्रीवियस क्वेश्चन का, कि बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट लेट्स गो अहेड ओवर हियर। आगे का देखते, किसी और ईयर का देखते हैं। 2021 के तो काफी एग्जांपल्स है इसमें, 2022 के एग्जांपल्स है, फिर 22 के भी वी हैव मल्टीपल एग्जांपल्स इन दिस। रिसेंट एग्जांपल है, देखो एक 2025 का भी इसमें एग्जांपल है। ओके, ये देखो, इट इज एक्सपेक्टेड दैट माजोराना 1 चिप विल एनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग। हमें पता भी नहीं कि कौन सी चिप है, क्वांटम कंप्यूटिंग लेस से पता हो सकता है, ये नहीं पढ़ा आपने। ये जो चिप है हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेजॉन वेब सर्विसेज। अब इंस्टीट्यूट का नाम दिया कि इसने इंट्रोड्यूस किया, इसने लॉन्च किया है, गलत होता है सर, ये है आपका यहाँ होगा। ओके फाइन, कितने सारे एग्जांपल्स है, आई विल गिव यू 3, ये टेलीग्राम ग्रुप में अब हमारे देख लो। ये देखो, कंसिडर इंडियन बॉडीज का देखना जाता, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गलत, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वैसे भी नहीं करता, बट हमारे ट्रिक से भी इसको सॉल्व करते हैं, इसको से भी करता है। तो ये दोनों, ये फर्स्ट मैंने स्टेटमेंट से एलिमिनेट कर देता हूँ, आंसर मेरा जो है यहाँ पे बी हो सकता है। ठीक है, अब ये देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये WTO ही है बट अलग है, टॉयलेट वाला है, ये ट्रेड वाला नहीं है। फाइन, चलो, तो इट इज वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये इट इज वन ऑफ द एजेंसीज, यही गलत है, ये कोई ऐसा वन ऑफ द एजेंसी यूनाइटेड नेशन वगैरह कुछ नहीं। तो उसी वक्त मुझे ये तो मैंने एक जो समझ में आया, अब 2 एक तो करेक्ट है, 3 एक तो करेक्ट है, 2 एंड 3। अब आगे का गेस करो, ये आगे का कैसे करना है मैं आपको बाकी वीडियोस में बताऊंगा। अभी मेनली हमें टेक्निक्स के थ्रू देखना है सारी चीजें। अब ये देखो, विथ रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल कमिटी, इट इज अ कमिटी सेटअप बाय यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। नहीं,
वैसे भी क्रेडिशन कमेटी अगेन लॉजिक है यहाँ पे कि क्यों ये सेट करेगा, ये तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कर सकता है करना है तो, बट सिक्योरिटी काउंसिल का नाम है, काउंसिल का जैसी नाम है, बॉडी का नाम है, इट इज रेगुलेट, इसने सेटअप किया ऐसा का है तो ऐसे भी गलत होता है। तो फिर से मैं यहाँ पे अब 2 and 3 ओनली यहाँ पे आता है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखो, ट्रेडिशनली अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल टेक्निक्स यूज हो, ये इसका क्लासिकल एग्जांपल, और ऐसे क्वेश्चंस तो बिल्कुल हमें स्किप नहीं करने हैं। इट ट्रेडिशनली मीट्स इन मार्च, जून एंड सितंबर एवरी ईयर। हार्ड फैक्ट्स है, मार्च, जून, सितंबर, अब 3 में से एक तो गलत कर देगा ये यहाँ पे, ठीक है, तो इसको भी मैं हटा देता हूं, तो आंसर मेरा अपने आप जो है आ जाता है। ये कंप्लीटली मैं ब्लाइंड गेस कर रहा हूं ये सेकंड वाला, बट अगेन ये रिस्क के टाइम पे, ओके। ये क्लाइमेट ग्रुप वाला क्वेश्चन है ना, इसमें भी अगर आप देखना, ये इंटरनेशनल एजेंसी, एनर्जी एजेंसी इन द पार्टनरशिप विद क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च द ग्लोबल, तो ये 2 इंस्टीट्यूट का नाम है। ये भी स्टेटमेंट इसमें एक्चुअली गलत है, एक स्टेटमेंट गलत कर देते हो ना इसमें, सेकंड अगर गलत है पूरा आंसर आ जाता है बी वाला, ओके। तो जनरली अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में अगर ऐसे सवाल होते हैं कितने, अब आप ये देखो हमारे डोमेस्टिक भी कुछ कुछ इसमें मैंने एग्जांपल्स रखा, 2021 का एग्जांपल है, ओके, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सुपरवाइज एंड रेगुलेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट सेटअप, ये भी स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाता है, ओके। ना जाने कितने हैं ऐसे। ये इसमें थर्ड स्टेटमेंट देखो, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज जॉइंटली प्रमोटेड बाय 2 इंस्टीट्यूट्स, अगेन उसमें से एक किसी के इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ गलत दिया जाता है, तो उस केस में थर्ड स्टेटमेंट जो है हम रॉन्ग कर सकते, तो हम 2 स्टेटमेंट तक आ जाते। तो देयर आर सो मेनी ऑफ देम बट समटाइम्स इट मे नॉट वर्क, उसके भी मैंने एग्जांपल आपको दिया, ओके। जैसे ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का एग्जांपल अगर देखना ना, तो इसमें इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट लेड बाय क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, ओके। ये कंप्लीट अगर आप देखना तो यह स्टेटमेंट है जिसमें इंस्टीट्यूट का नाम दिया है, फाइन। और बाकी भी देखना तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली इसमें करेक्ट है, तो इंस्टीट्यूट्स नेम हैज बीन गिवन। अगर यहाँ G20 कॉमन फ्रेमवर्क, यहाँ भी G20 टुगेदर विद पेरिस क्लब दैट इज गिवन ओवर ईयर, ये भी सही है, ये भी सही है, तो यहाँ इंस्टीट्यूट का नाम दिया है लेकिन फिर भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। अब नेक्स्ट काफी पॉपुलर जो ट्रिक होती है दैट इज रिगार्डिंग दी टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन या यूजेस या फंक्शंस या पॉल्यूटेंट्स, मतलब लेट्स से दे हैव गिवन अ पर्टिकुलर मटेरियल नेम और कहा गया है कि दिस मटेरियल कॉजेज दिस, ये ऑल दिस हैजार्ड्स, तो पॉसिबिलिटी कि इट कैन कॉल ऑल दोस, ओके। या कोई टेक्नोलॉजी दी गई है और टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि दिस टेक्नोलॉजी हैज दिस मेनी एप्लीकेशन, पॉसिबल होता है कि सारे एप्लीकेशन पॉसिबल होता है, 80% टाइम सही होता है, ओके। तो इसमें इसमें तो पुराने भी काफी सारे एग्जांपल्स है, बट नए इसमें अगर मैं एग्जांपल्स देखूं तो कौन से होते हैं ये देखना, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग मटेरियल्स, which of the above can be used as a feedstock for producing the sustainable aviation fuel। एप्लीकेशन है कि इन मटेरियल्स का एप्लीकेशन सस्टेनेबल एविएशन फुल में हो सकता है क्या, सारे हो सकते हैं। बायोफ्यूल आपको यूज करना है, बायोफ्यूल के रिगार्डिंग जब भी ऐसे सवाल आता है तो आपने आंसर क्या देना है यहाँ पे, दैट इज सी ओवर हियर, मतलब सी मतलब सारे ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। अब ये क्वेश्चन आगे देखना, ओके, कि हाइड्रोजेल्स के बारे में कि हाइड्रोजेल्स का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, एप्लीकेशन है, ओके। दे कंट्रोल्ड which of the following are in which of the following hydrogels are used, controlling drug delivery in patients, mobile air conditioning system, preparation of industrial lubricants, सब में यूज हो सकता है, आंसर जो होगा डी होगा, ओके। इसको और भी विदाउट एलिमिनेशन टेक्निक्स भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं ना, काफी सारे इसमें क्वेश्चन, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू वांट दैट वीडियो टेल मी इन कमेंट सेक्शन। अब आगे देखना यहाँ पे, हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्शंस इज द फंक्शन ऑफ एक्सेलरोमीटर रिक्वायर्ड। एक्सेलरोमीटर मतलब क्या होता है, जो एक्सेलरेशन होता है किसी भी बॉडी का वो ये सेंस करता है, तो हम एक्सेलरोमीटर कहते हैं, ओके। तो ये मेरा एक्चुअली इन माय कॉलेज डेज 4th ईयर में आई हैड दिस प्रोजेक्ट आल्सो एक्सेलरोमीटर पे, अभी मुझे इसकी याद आ गई, फाइन। तो वी हैड दिस हैप्टिक्स टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग प्रोजेक्ट, तो इसमें जो इसकी एक्सेलरेशन है वो सेंस करता था ऐसे, वी हैड अ सेंसर लाइक दैट, ओके। तो ये सेंसर था, यू विल हैव टू वेयर दैट ऑन फिंगर एंड देन इट विल सी कितना फास्ट फिंगर आपका मूव होता है। तो एक्सेलरोमीटर बेसिकली जो एक्सेलरेशन है उसको मेजर कर रहा है, सेंस करके मेजर करता है, ठीक है। तो इसमें कौन सी इसमें उसको यूज कर सकते हैं, सब इसमें भी आंसर जो होगा हमारा डी होगा। क्रैश कोलिजन में डिटेक्ट कर सकते हो, आपको हो सकता है बिकॉज उस क्रैश कोलिजन में सडन एक्सेलरेशन कम ज्यादा उसमें होता है, एक्सीडेंटल फ्री फॉल एक्सेलरेशन है, ओके। स्मार्टफोन टिल्ट होता है, एक्सेलरेशन होता है, सडन मूवमेंट्स होती है, दैट इज देयर। अब ये देखो ग्रीन हाइड्रोजन किस में डिकार्बनाइज कर सकता है, सारे इसमें आंसर 2023 का क्वेश्चन है। अब कितने क्वेश्चन दिखाओ मैं आपको, ओके, दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि 100 से ऊपर क्वेश्चन हमारे इसमें पीडीएफ में है, और लास्ट
100 से ऊपर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और वही भी लास्ट अराउंड आप कह सकते हो 2021 आवर्स। ओके, चलो अब ये क्वेश्चन देखना। मैग्नाइट पार्टिकल्स जो भी यह ऐसे डिसीज कॉजिंग पार्टिकल्स है या पॉल्यूटेंट्स है, वो किससे इमर्ज होते हैं, ऐसे सवाल होते हैं ना, तो जनरली सारे आइटम सही होते हैं। सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरोडिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड एज एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स वाला है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे ये पोल्यूटेंट जनरेट होते हैं? सब में होगा। एलिमिनेट किसको करोगे? अगर आप इसको सही मानोगे, ये गलत क्यों होगा? फिर अगर ये सही मानोगे तो ये गलत क्यों है? कोई लॉजिक नहीं है। तो आंसर जो होगा उस केस में यहाँ पे डी होगा। सो मेनी आर देयर प्लास्टिक, हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक? ऑल ऑफ देम कैन कंटेन प्लास्टिक। आंसर जो है डी, सी, सॉरी आंसर जो इस केस में सी होगा। ओके, तो कभी कभी वर्क नहीं होगा, जैसे यहां देखना, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज कैन रडार्स बी यूज। तो जनरली हमारा प्रिंसिपल क्या कहेगा कि आंसर सी दो, इसका सी आंसर नहीं है। रडार का एप्लीकेशन इसमें नहीं होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट्स और इन एयरक्राफ्ट। अब यहां अगेन ऐसे केस में निगेटिव मार्किंग ना हो, क्या कर सकते हो? थोड़ा बहुत नॉलेज बेस इसलिए होना चाहिए आपका, अच्छा नॉलेज बेस होना। अगर आपको रडार का वर्किंग प्रिंसिपल पता है, ओके, कि रडार कुछ लेट से प्रोजेक्ट्स या कुछ ये प्रोजेक्ट करता है, और उसका इकोज जो है, इस इकोज से यूज करके वो एक्चुअली उसका फंक्शन होता है, वो डिस्टेंस वगैरह स्पीड कैलकुलेट करता है। ठीक है, यहाँ इसलिए वेदर पर्टिकुलर सब्सटेंस, क्या सब्सटेंस से कौन सा सब्सटेंस है, ये वो कैलकुलेट नहीं कर सकता, उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता है। ओके फाइन, ये सारी चीजें कर सकते हो। इसलिए फर्स्ट वाला यहाँ सब्सटेंस किस टाइप का है ये वो नहीं। तो आंसर इसलिए जो होगा ये हमारा ओनली टू इस। बट अगेन यहाँ नॉलेज प्लस आप बाकी चीजें जो है यूज कर सकते हो और गलती से बच सकते हैं। एक बिफोर वी गो टू द एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, एक और आपको ट्रिक बताता हूँ, okay? जिसका रिसेंट एक एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ, बट इसके पीछे वाले जो पेपर्स है उसमें भी काफी सारे एग्जांपल्स इसके, कि जब भी कोई ऐसा स्टेटमेंट है और जिसमें वर्ड करंट फेज के रिगार्डिंग यूज किया, रिसेंटली, प्रेजेंटली, रिसेंटली दिस हैज हैपेंड, रिसेंटली दैट हैज हैपेंड, ओके, तो वो जो जनरली होता है ना, वो गलत होता है। जैसे 2017 का एक क्वेश्चन था आपका, दैट वाज रिगार्डिंग दी प्राइवेट मेंबर बिल, उसमें भी था कि रिसेंटली प्राइवेट मेंबर बिल वाज पास्ड इन पार्लियामेंट। गलत था, नहीं था प्राइवेट मेंबर। यहाँ भी देखना, ओके, रिसेंटली वेनेजुएला हैज, अब वेनेजुएला काफी न्यूज में है ट्रम्प साहब के वजह से, तो ये टॉपिक, ये क्वेश्चन आज भी रिलेवेंट है, तो इसको तो देख ही लो, ठीक है। रिसेंटली वेनेजुएला हैज अचीव्ड अ रैपिड रिकवरी फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस एंड सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग इट्स पीपल फ्रॉम इमिग्रेटिंग अदर कंट्रीज एंड ऑल। गलत है। ऐसे भी अगर आपने न्यूज पढ़ा तो आपको पता है गलत है, बट फिर भी नहीं पढ़ा होता तो जनरली ऐसे जो होते हैं ना रिसेंटली वगैरह वर्ड वाले, दे विल बी रॉन्ग। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड विल बी करेक्ट। तो आंसर जो है दैट इज डी ओवर हियर। चलो नेक्स्ट विल गो टू नाउ दिस एक्सट्रीम स्टेटमेंट थिंग। एक्सट्रीम स्टेटमेंट में आपको बताया गया है काफी सारे लोगों द्वारा कि ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं तो उसको एक्सट्रीम स्टेटमेंट मानना और उसको गलत कर देना। दैट इज ट्रू टू सम एक्सटेंट, बट जब आप एक्सट्रीम स्टेटमेंट यूज जब आपको दिखते हैं तो कैसे करना है उसको एक्चुअली आइडेंटिफाई, वो हम देखते। देखो, एक जनरली आपको क्या बताया जाता है विच इज टू सम एक्सटेंट इज ट्रू, व्हाट इज दैट, कि व्हेनेवर यू विल फाइंड एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट इन अ क्वेश्चन, जब भी आपको कोई क्वेश्चन में एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिखता है तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये स्टेटमेंट जनरली रॉन्ग होता है। सही है, ऐसा होता है। ओके, बट इसमें दो एस्पेक्ट है दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। फर्स्ट, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई एक्सट्रीम स्टेटमेंट। एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि नहीं, आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो ये भी तो करना है। तो फिर इसके लिए आपको सोल्यूशन बताया जाता है, क्या है ये वर्ड्स देखो क्वेश्चन, ओनली, ऑल, नेटिव, एंडेमिक, ओके, ड्रास्टिकली, मस्ट, एंटायर, विदाउट, कैन नॉट बी, ये जब वर्ड होते हैं स्टेटमेंट में तो उसको एक्सट्रीम स्टेटमेंट हम मानते हैं। यस, दैट इज ऑल्सो ट्रू, बट देखो थोड़ा सा यहाँ हमें हमारा दिमाग और लॉजिक भी यूज करना पड़ेगा, कॉमन सेंस भी यूज, ओके। जस्ट बाय हैविंग these words in a statement, okay, does not make them wrong statement. Just by having these words, okay, you won't, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। थोड़ा आपको आपका कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ेगा कि इसमें एक्सट्रीम वर्ड तो दिख रहा है, लेकिन या क्या ये स्टेटमेंट इम्पॉसिबल लग रहा है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका ये नहीं है ये एक्सट्रीम वर्ड्स, सबसे अच्छा तरीका ये है कि क्या वो स्टेटमेंट इलॉजिकल हमें दिख रहा है, क्या वो स्टेटमेंट हमें इम्पॉसिबल लग रहा है। डजंट मैटर वेदर वर्ड्स आर देयर और नॉट, उस केस को फिर आप कहोगे कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। बस वर्ड के पीछे मत जाना, क्योंकि वर्ड में हो सकता है वो सही भी हो सकता है।
तो अगेन एक्सट्रीम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना और उसको गलत है ये कंफर्म करने के लिए दैट स्टेटमेंट शुड लुक इलॉजिकल वंस यू रीड दैट स्टेटमेंट शुड लुक, वी कैन से यहाँ पे इम्पॉसिबल, तब उसको एक्सट्रीम स्टेटमेंट मानना है। और उस केस में उसको जनरली हम मानते हैं कि वो गलत होता है। अब देखो कैसे, यहाँ देखना, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। ओके, विथ रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक टेम्पल के बारे में क्वेश्चन, ठीक है। इसमें सेकंड स्टेटमेंट देखो, इट इज ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। अब ये सर्कुलर टेम्पल, ये तो इससे प्रूव हो गया, मुझे कह रहे हैं इट इज ओनली सर्कुलर, तो ये सर्कुलर तो है लेट्स, ठीक है, बट ये कह रहे हैं ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। अब ओनली है मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, बट ये सही है गलत है कैसे सोचना है इसको, क्योंकि ये गलत भी हो सकता है, मतलब ये सही भी हो सकता है कि, अब लॉजिकली सोचो, क्या इंडिया इज अ लैंड ऑफ टेम्पल्स, राइट, लाइक इट इज अ लैंड ऑफ डिफरेंट कल्चर, इट्स अ लैंड ऑफ टेम्पल्स। ओके, तो ऐसे इंडिया में सब जगह आपने जाके देखा है क्या यहाँ सर्कुलर टेम्पल है? नहीं नहीं, हर गांव में हर जगह पे नहीं। तो आप कैसे कंफर्म कह सकते हो कि ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया? तो उस केस में ये एक्सट्रीम है, इलॉजिकल है स्टेटमेंट। ऐसे तरीके से एक्सट्रीम इसको आइडेंटिफाई करना है, और फिर मैं इसके आंसर जो है यहाँ दूंगा सी। चलो नेक्स्ट आपको फिर से ये प्रिंसिपल मैं समझाता हूँ। या देखो, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स of 1919 recommended granting voting rights to all women above age of 21। अब जनरली पॉलिटी में ऑल वगैरह होता है तो सही भी होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, बट यहां थोड़ा लॉजिक लगाओ। रिफॉर्म कब का है? ब्रिटिश टाइम का। सेकंड, ब्रिटिश टाइम के मुझे बताइए 1947 तक देयर वाज नो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज इन इंडिया, इवन मेल, ऑल मेल डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। ओके, तो उस केस में हाउ कम ऑल वुमेन विल गेट द वोटिंग राइट्स ओवर हियर? तो इसको ऑफकोर्स हमें गलत करना है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, गलत है। तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट डजंट बिकम एक्सट्रीम जस्ट बिकॉज इट हैज दोज वर्ड्स। ओके, एक्सट्रीम स्टेटमेंट शुड लुक, a statement will become extreme when it looks illogical, when it looks impossible, when it doesn't make sense, when you will see other things। अब यह देखना, ये क्वेश्चन आगे के और कितने सारे मैं आपको दिखा सकता हूँ। ओके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ओनली, मतलब ये देखो आप कितना एक्सट्रीम, कितना मतलब इलॉजिकल है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, जब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का कोई मीटिंग होता है तो दो ही ऑफिसर है जिनको एक्चुअली अलो करते हो आप, जहां वो बाकी किसी ऑफिसर को अलो नहीं है, इसी ऑफिसर को अलो है कि वो मीटिंग अटेंड करे। ओनली वगैरह छोड़ दो, ये तो गलत है, इलॉजिकल है, इसलिए इसको गलत मानना है। बस ओनली वर्ड इसलिए गलत नहीं मानना। अब याद देखना, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हमारा पहले वाला ट्रिक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब भी वर्ड आता है तो जनरली गलत होता है, इस केस में गलत है एक्चुअली। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स रेजिग्नेशन व्हेन गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम, ऐसा कुछ उसका रिमूवल प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है सर। तो आंसर जो होगा मेरा यहाँ पे डी होगा। ओके, यहाँ देखना, प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स मस्ट अडॉप्ट इट, यहाँ थोड़ा सा एक्सट्रीम का अलग है, तो आपको दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और कोई हम देख सकते हैं क्या इसमें? लेट्स सी। ये देखो 2024 का क्वेश्चन, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद। अब नो एज सच वर्ड ज्यादा एक्सट्रीम नहीं लगता है, बट इस केस में एक्सट्रीम है क्या? नहीं, देखो उपनिषद है, देयर आर सो मेनी ऑफ उपनिषद्स। ओके, और उपनिषद में कह रहे हैं कि देयर इज नो पैराबल। पैराबल मतलब स्टोरी थ्रू विच सम मैसेज हैज बीन गिवन। ओके, तो बेसिकली क्या पैराबल होगा ही नहीं उपनिषद में इन सारे सब में? पॉसिबिलिटी काफी कम है, इम्पॉसिबल स्टेटमेंट लग रहा है, इसलिए एक्सट्रीम है और गलत है। एंड उपनिषद्स वेर कंपोज्ड अर्लियर देन पुराणास, यस दैट वी नो। आंसर जो है यहाँ पे बी होगा। चलो, और कोई इसमें देखना है हमें। ओके, ये देखो, कार्बन फाइबर्स वंस यूज कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। एक्सट्रीम इसलिए नहीं कि कैन नॉट बी वर्ड यूज किया गया है, बट ये क्या, कार्बन फाइबर यूज करने के बाद रिसाइकल ही नहीं कर सकते आप किसी भी टाइप का कार्बन फाइबर किसी भी एप्लीकेशन में, एक्सट्रीम है। तो इसलिए हमारा अगर देखा जाए तो अब ये देखो, कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एयरक्राफ्ट्स। ये काफी जनरल स्टेटमेंट, जो हमने पहले जनरल पॉजिटिव स्टेटमेंट वाला रूल है यार। तो आंसर जो होगा दैट इज ए ओवर हियर। ओके फाइन। ये देखना, कोल बेस्ड, ये आप देखो बाद में 24 का है, ये भी 24 का है, ये 25 का क्वेश्चन देखना। विथ रेफरेंस टू अननेम्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑल टाइप्स, अगर देखो ये एक्सट्रीम है, लेकिन ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। वो अब तुमने जाके देखा है सब, जो एग्जामिनर जिसने पेपर सेट भी किया है, या कोई साइंटिस्ट भी है लेट्स से इस केस में,
ये सारे वर्टिकल लैंडिंग ही कर रहा है, हर एक की अपनी अपनी टेक्नोलॉजी हो सकती है, लिमिटेशंस हो सकते हैं, ऑल टू ऑटोमेटेड हॉवरिंग नहीं हो सकता है, किसी का नहीं, कोई नहीं कर सकता है। यूज बैटरी ओनली एज अ सोर्स, नहीं कोई बैटरी के बियॉन्ड भी कोई सोर्स यूज कर सकता है। तो आंसर इसलिए हमारा क्या होगा, डन। शायद जिसने आंसर यहाँ 2 दिया है इसका, दे शुड हैव वॉच्ड आवर वीडियो अर्लियर, ठीक है, बट एनीवेज यहाँ आंसर क्या है, नन। नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर, नो वायरस, नो वायरस, अगेन फिर से एक्सट्रीम में क्या पता सर्वाइव कर रहा है नहीं कर रहा है, सारे तुमने चेक करके देखा ओशन में जाके, तो आंसर इसलिए फिर से हमारा क्या होगा, नन ओवर हियर। कितने सारे हैं, 2023 का तो हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी देखा था, दूसरा एक 2000 ओके दूसरा भी है, मुझे लगता है एक्सट्रीम वाला ऑलमोस्ट वी हैव मेड अ पॉइंट। ये देखना यहाँ पे एक क्वेश्चन, इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इट हैज आइडेंटिफाइड। अब ये एक्सट्रीम इसलिए है बिकॉज लॉजिकली आप सोचना, सो मेनी मिनरल्स वी इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड, ओके, तो सारे 30 क्रिटिकल मिनरल्स में हाउ कैन वी कैन से रिसोर्स रिच, तो इसलिए इसको एक्सट्रीम हम मान सकते हैं। तो आंसर जो होगा दैट विल बी, ये तो गलत है फिर से, सॉरी 1 एंड 3, इस केस में हमारा आंसर आता है 2025 का। देयर इज वन मोर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में ये देखना, ये स्टेटमेंट देखो, देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी आइदर टू वार्न स्मॉल इन्वेस्टर्स अबाउट द रिस्क ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग और टू एक्ट ऑन दी अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स टू डिसरिगार्ड। अभी कितने बार न्यूज में आप देखते हो, देयर इज अ बॉडी रिगार्डिंग शेयर मार्केट दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इट डज वार्न इन्वेस्टर्स, एड्स भी आती है उनकी, ठीक है, कितने बार वो एक्शंस भी लेते हैं मल्टीपल लोगों पे, आपने अभी देखा होगा अवधूत साठे वगैरह, इनका जो सब कुछ स्कैम, एलिजेडली स्कैम या है ये नहीं स्कैम, वी डोंट नो, बट हो सकता है, तो उस पर किसने एक्शन लिया, सेबी ने एक्शन लिया, तो ये बोल रहा है रेगुलेटरी बॉडी ही नहीं है। अगर ये नोई की वजह से ना, नौ की वजह से है क्या इशू इसका, नहीं, एक्सट्रीम है। अरे इतना बड़ा स्टॉक मार्केट है, इतनी सारी करोड़, वी कैन से लाखों करोड़ की यहाँ ट्रेडिंग होता है, ऑप्शनल ट्रेडिंग, उसके रिगार्डिंग रेगुलेटरी बॉडी कैसे नहीं होगा इंडिया में, खास करके जब हर्षद मेहता जी ने ऐसा बड़ा कांड किया, आपने मूवी भी उसका देखा होगा, तो सॉरी मूवी या फिर जो भी, ठीक है, देयर इज अ सीरीज ऑल्सो, तो इसलिए थर्ड वाला जो है मैं इसको गलत कर दूँ, तो आंसर मेरा जो है ये आता है। तो देर आर सो मेनी ऑफ देम है, देख लो आप, आपको ये टेलीग्राम, हाँ इसमें एक्सट्रीम में ना, और एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, एक्सट्रीम वाला ही वो कह सकते हो। जनरली मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब भी कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है, एग्रीमेंट है, ये होते हैं ना यूएन के एग्रीमेंट जनरली होते हैं, या एनवायरमेंटल, स्पेशली एनवायरमेंटल बॉडीज के जो एग्रीमेंट होते हैं, उसमें जब भी ये वर्ड आता है कि दिस एग्रीमेंट इज लीगली बाइंडिंग, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि दैट्स रॉन्ग, हाई पॉसिबिलिटी, ये अलग ट्रिक है आप कह सकते हो, एक्सट्रीम वाली ट्रिक कह सकते हो, ठीक है। अब यहाँ ये क्वेश्चन देखिएगा कि the objectives, this question is regarding what, global compact for safe orderly and regular migration के regarding है। the objectives and commitments stated in the GCM are binding on UN member countries, जब भी बाइंडिंग वर्ड है, लीगली बाइंडिंग है किसी भी है, ये गलत होना है एक्चुअली, इस केस में दिस इज रॉन्ग, ओके बेसिकली, और इसमें देखिएगा, ठीक है, इस केस में यहाँ पे होगा रिसेंटली ऑल, अब यहाँ देखना रिसेंटली वर्ड है, ओके जो मैंने आपको पहले बताया था, एंड ऑल द यूएन, ऑल द कंट्रीज, ये एक्सट्रीम है और रिसेंटली भी है और माइग्रेशन के रिगार्डिंग है, ओके तो ये भी स्टेटमेंट गलत होने का मतलब लॉजिक यूज करना कि नॉट ऑल कंट्रीज विल बी काइंड ऑफ ओपन टू दैट माइग्रेशन कॉम्पैक्ट एंड ऑल, काफी सारी कंट्रीज डिस्करेज करती है माइग्रेशन, ओके और लास्ट वाला भी इसमें एक्चुअली गलत है, आंसर यहाँ पे नन होगा, बट पॉइंट हियर इज कि हमारा ट्रिक यहाँ पे लीगली बाइंडिंग वाला यहाँ वर्क होता है। अब और एक वी कैन से देयर इज वन मोर वे कि जिसमें जनरली वो स्टेटमेंट गलत होते हैं, वो क्या, ट्रेंड बेस्ड स्टेटमेंट जब होते, इकोनॉमी के अलग अलग ट्रेंड्स होते हैं ना, टैक्सेशन के ट्रेंड्स है, कैपिटल इन्फ्यूजन के ट्रेंड्स है, या फिर इंटरनेशनल एस्पेक्ट में कोई ट्रेड के ट्रेंड्स है, तो उस ट्रेंड बेस में अगर आपको ऐसा पता है कि समथिंग इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कंसिस्टेंटली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, तो ऐसे स्टेटमेंट गलत होते हैं, ओके कि इन लास्ट डिकेड, लेट्स से इन लास्ट डिकेड कैपिटल इन्फ्यूजन बाय गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, गलत होगा, ऐसे पुराने काफी सारे ऐसे क्वेश्चन, ओके या फिर इन लास्ट 10 years we'll find कि tax to GDP ratio of India is consistently increasing या CPI is consistently decreasing, तो ऐसे स्टेटमेंट जिसमें कंसिस्टेंट इंक्रीज या डिक्रीज बताया जाता है, दिस आर एक्चुअली रॉन्ग, और ये हमारी इंडियन इकोनॉमी में तो होते हैं रिलेवेंट काफी, आप यू माइट हैव सीन मेनी सच क्वेश्चंस, बट मैं इसमें और एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ जो
फॉरेन एस्पेक्ट का या एक्सटर्नल ट्रेड का इंडिया का, देखो द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज बीन कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन लास्ट डिकेड, मतलब फिर से कंसिस्टेंट इंक्रीज हुआ है लास्ट डिकेड में इंडो श्रीलंका ट्रेड, कंसिस्टेंट इंक्रीज, तो ये स्टेटमेंट देखो गलत होगा। अब इसमें और एक एक्सट्रीम भी है, और एक है, इन लास्ट 5 years नेपाल हैज बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। हार्ड फैक्ट है, हार्ड फैक्ट है, तो इसको भी आप गलत कर दो, आंसर जो होगा आपका बी। क्या ये बी इसका आंसर सही है क्या? यस है, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट भी देखना ना, काफी जनरल स्टेटमेंट है। टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट आइटम है, ऐसा नहीं कह रही कि लार्जेस्ट आइटम है, स्मॉलेस्ट आइटम है, कुछ है, पॉसिबिलिटी है, तो बी यहाँ पे हमें करेक्ट करना है। ओके चलो एक बोनस आपको दे देता हूँ, और ये थोड़ा हाई रिस्क जोन वाले क्वेश्चंस है, जहां मैं एलिमिनेशन यूज नहीं कर रहा हूँ। ये एलिमिनेशन कहीं यूज हो सकता है, बट बाकी लॉजिक यूज करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उसको थोड़ा हम देखते हैं। ओके, इसको उसी वक्त यूज करना है जब आपका अटेम्प्ट कम है, कि आप 70 से पहले, 75 से कम अटेम्प्ट काफी हो चुके, सारे एलिमिनेशन भी यूज कर लिया, सब कुछ यूज कर लिया, थर्ड राउंड में आप जब आते हो तभी इसको यूज करना है, ये लॉजिक्स को। और ये थर्ड राउंड वाले जो लॉजिक है ना, ये सारे मैं आपको नेक्स्ट एक वीडियो में भी, इसके बाद मेरा जो होगा उसमें विल डिस्कस दैट। ये क्वेश्चन देखना है, which of the organization has enacted nature restoration law to tackle the climate change and biodiversity loss। अब यहां मैं जो लॉजिक यूज कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में कंप्लीटली गलत भी हो जाएगा, बट करके अगर ये नहीं पता है, ये ऑर्गेनाइजेशन ही पता नहीं है कि जिसने ये लॉ इनेक्ट किया है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के नाम देखो, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक, इकोनॉमिक एंड समथिंग, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, OECD, FAO, वर्ल्ड बैंक एंड यूरोपियन यूनियन। अब क्वेश्चन क्या है, नेचर रिस्टोरेशन लॉ, सबसे पहले तो लॉ इनेक्ट करने की पावर होनी चाहिए इस बॉडीज में। अगर मुझे सोचना है इसका, कैसे सोचूंगा मैं? फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉ इज रिगार्डिंग नेचर, ओके। सेकंड, इट मस्ट बी रिगार्ड, उस बॉडी शुड हैव अ लॉ मेकिंग पावर। अब इसमें से कौन लॉ बनाता है? वर्ल्ड बैंक लॉ बनाती है, रेगुलेशंस बन सकते हैं, कन्वेंशंस बन सकते हैं, ठीक है। OECD लॉ बनाता है, कोई लीगल बॉडी है, कोई फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन लॉ बनाता है, तो वही मेरा आंसर ये आ जाता है, ओके। और दूसरा, और मुझे ट्रिक कुछ यूज करना है तो मैं जनरली सोचूंगा कि नहीं, यूरोपियन यूनियन वाले ना हमेशा कुछ नेचर के रिगार्डिंग करते रहते हैं, पॉसिबली ये करेक्ट हो सकता है। आंसर एक्चुअली सही है, ये इज राइट, बट इट कैन बैकफायर, ओके फाइन। इसमें देखो एक्सरसाइज मित्रा शक्ति 2023, 4 स्टेटमेंट है, ऑल 4 ऑफ देम आर हार्ड फैक्ट्स, ओके। और उसमें से 3 कौन से ना कौन से तो सही है, बिकॉज ऑप्शन ही उस तरीके से 1 2 एंड 3 या 1 2 एंड 4 1 3 एंड 4। अब ऐसे केस में क्या रिस्क लूज, ओके। अब इसमें पहले 2 स्टेटमेंट में देख, ओके, ये इट कमेंस्ड इन आउंद एंड इट्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। जनरली मेरा लॉजिक मुझे बताता है कि ऐसे हार्ड फैक्ट में ये नेम जनरली गलत होते हैं। अब आउंद नेम जो है यहाँ पे पुणे में, ये आउंद नेम जो है पुणे में है, ये जनरली पे से नहीं गलत करेगा, बिकॉज काफी पर्टिकुलर है कि ये जगह पे यहाँ हुआ है, बट कंट्री का नाम गलत कर सकता है कि इंडिया बांग्लादेश में शायद नहीं होगा, किसी और केस में होगा। तो यहाँ मैं रिस्क ले सकता हूँ कि फर्स्ट रॉन्ग होगा, तो मेरा आंसर जो है दैट इज डी, 2 3 एंड 4। अगेन विल इट अप्लाई एवरीवेयर? नो, बट मैंने यूज कर लिया, शायद ये सही होगा, फाइन। सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन वाज फेमस स्टेटमेंट गिवन बाय गांधी जी एट द टाइम ऑफ विच सत्याग्रह? 2025 का क्वेश्चन है। अब यहाँ मैं क्या लॉजिक यूज करूंगा सर, अगर मुझे सॉल्व करना है? ऑफकोर्स ये मुझे आंसर इसका पता था बिकॉज आई टीच हिस्ट्री, बट लेट्स से या लॉजिक यूज करना, तो क्या करूंगा? अब सेडिशन इज समथिंग, इसके बारे में गांधी जी भाषण दे। सेडिशन मतलब क्या है, कि सेडिशन किस केस में गवर्नमेंट मानेगा, और जिसको गांधी जी कहीं नहीं कहेगा नहीं मेरा मैं सेडिशन कर रहा हूँ, इस केस में उस मूवमेंट में आप लॉज ज्यादा ब्रेक कर रहे हो, ओके। उस मूवमेंट में लॉज ब्रेकिंग वगैरह हो रहा है, तो कौन सी इसमें लॉ ब्रेकिंग एक्टिवली हो रहा है? चंपारण सत्याग्रह में, तो काफी स्मॉल लेवल पे यहाँ गांधी जी को ऐसा कहेंगे। सॉल्ट लॉ लेकिन पब्लिकली वायलेट होता है दांडी में, तो यहाँ आंसर होने का इसका ज्यादा चांस है, एक्चुअली है। फिर आप कहोगे सर ये क्या कहा, खींचतान की लॉजिक यूज कर रहे हो सकता है ऐसे, इसलिए ऐसे यूज करने पड़ते हैं लॉजिक, तो इसलिए आंसर जो भी है यहाँ पे भी हो सकता है मेरा, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्यों गांधी जी सेडिशन के बारे में कहेंगे? जब से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी एक्चुअली में यहाँ ही इज सस्पेंडिंग द सीडीएम, ओके, एंड देन ही इज गोइंग टू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो उस केस में काफी कम इसका है लॉन्च सिविल डिस्प्यूट। यहाँ ऐसे और है, ओके, बट आई वोंट यूज मेनी ऑफ देम ओवर हियर, इज फाइन। तो ऐसे ये हाई रिस्क जोन कुछ होते हैं, ठीक है, बट इसका मैं सेपरेट एक वीडियो क्रिएट करने वाला हूँ कि कैसे किसी भी क्वेश्चन के बारे में सोचना है जब उस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल हमें पता नहीं है, और कैसे अलग अलग टेक्निक्स, फिर एलिमिनेशन शायद उसमें नहीं यूज हो रहा है या रिस्की है, तो कैसे उसके सोचना है, रिस्क कब लेना है, हाई रिस्क कैसे हमारी होगी। बाकी
आप मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है।